अच्छा जी, ओके, लेट्स स्टार्ट। अब आपके पास बेटा एक क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ सकता है 7 मार्क्स का, राइट। वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन क्या Yeah. होगा बेटा? वो क्वेश्चन आपके पास होगा कि व्हाई डिड द हिंदू कम्युनिटी ऑब्जेक्टेड टू द जिजिया टैक्स। अब हिंदू कम्युनिटी ने जिजिया टैक्स को ऑब्जेक्ट क्यों किया? अब आपको इसके लिए पता होना चाहिए जिजिया टैक्स, जो कि सबसे पहले मैं आपको नीचे 4 मार्कर क्वेश्चंस में से आपको जिजिया टैक्स जो है वो क्या करूंगा बेटा, आपको जिजिया टैक्स जो है वो मैं करवाऊंगा। ओके जी, बेटा स्टार्ट करते हैं। आपके पास जिजिया टैक्स क्या होता है? बेटा जिजिया टैक्स जो है ये एक टैक्स जो है वो इम्पोज होता है और नॉन मुस्लिम अंडर मुस्लिम रूल, जो कि नॉन मुस्लिम किसके अंडर होते हैं? मुस्लिम रूल के। इन रिटर्न आपके पास क्या होता है बेटा कि दैट आपके पास नॉन मुस्लिम जो है वो क्या करते हैं बेटा, नॉन मुस्लिम जो है वो रिसीव करते हैं प्रोटेक्शन और रिलीजियस फ्रीडम। और आपके पास जो मुगल रूलर्स होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, वो कलेक्ट करते हैं जिजिया, किससे बेटा? फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स। और आपके पास एक मुगल एम्परर होते हैं जिनका नाम क्या होता है बेटा, जिनका नाम अकबर होता है। वो क्या करते हैं, वो जो है वो अबॉलिश करते हैं जिजिया को, कि वो क्या करें, जो है ये जो एक डिफरेंस है बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदूज, ये एक डिफरेंस क्या हो बेटा, ये एक डिफरेंस जो है वो खत्म हो, राइट। और आपके पास जो एम्परर औरंगजेब होता है वो री इंट्रोड्यूस करता है जजिया को ड्यूरिंग हिज रीजन, राइट। और इसके बाद हम बात करते हैं, आपके पास बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स होते हैं जो कि आपके पास कंसिडर करते हैं इस टैक्स को अनफेयर, जो कि इस टैक्स को क्या करते हैं बेटा, कंसिडर करते हैं अनफेयर। और ये जो एक टैक्स होता है ये डिससैटिस्फैक्शन करता है अमंग दी नॉन मुस्लिम्स। और ये डिससैटिस्फैक्शन जो है वो नॉन मुस्लिम्स के बीच में जो है वो क्या होता है, नॉन मुस्लिम्स के बीच में जो है ये डिससैटिस्फैक्शन इंक्रीज हो जाती है, राइट। कि वो कहते हैं कि एक मुस्लिम रूलर जो है, एक मुस्लिम रूलर जो है हम उनके अंडर रूल है, वो हम हमारे साथ जो है वो क्या करें, ज्यादती करें, राइट। तो आपके पास जो मुगल एम्पायर होता है उनको सपोर्ट करने वाले अब हिंदूज नहीं होते, और अब आपके पास लॉयल्टी भी उनकी नहीं होती है, बिकॉज उनपे एक टैक्स इम्पोज किया गया है औरंगजेब की तरफ से। ऑब्वियसली किसी के जेब से जो है वो जब टैक्स के पैसे जाते हैं तो ऑब्वियसली लोग फिर उनको बुरा भला बोलेंगे, राइट। और ये डिससैटिस्फैक्शन क्या करती है, ये कंट्रीब्यूट करती है टू द वीकनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर, राइट। अब बेटा अब मैं आपको वो 7 मार्क का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि दैट हिंदू कम्युनिटी ने जो है वो ऑब्जेक्ट क्यों किया, जो है वो जिजिया टैक्स को। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। व्हाई डिड द हिंदू कम्युनिटी ऑब्जेक्टेड टू द जिजिया टैक्स? पहला रीजन क्या है बेटा आपके पास, डिस्क्रिमिनेशन एंड अनफेयर ट्रीटमेंट। ये आपके पास क्या है बेटा, पहला रीजन है। पहला रीजन डिस्क्रिमिनेशन एंड अनफेयर ट्रीटमेंट क्या है बेटा आपके पास, कि दैट ये एक टैक्स था जो कि इम्पोज किया गया ओनली ऑन नॉन मुस्लिम्स, राइट। मुस्लिम्स जो है ये टैक्स पे नहीं करते थे। और ये जो एक टैक्स था इसकी वजह से एक सेंस ऑफ आपके पास इनइक्वालिटी होती है एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि दैट उनके दिमाग में ये होता है कि ये हमारे साथ ज्यादती की जा रही है और ये गलत टैक्स हम पे लगाया गया है। और हिंदूज ने व्यू द पॉलिसी एज अनफेयर। ये आपके पास फर्स्ट रीजन हो गया, राइट। अब हम सेकेंड रीजन की बात करते हैं। सेकेंड रीजन आपके पास क्या है? यस बेटा। ये एक पॉइंट हो सकता है कि हिंदूज व्यू दिस जिजिया टैक्स as like a higher amount than the amount of zakat paid. यस यस, अभी आएगा, आगे आएगा, ये पॉइंट आएगा अभी, बिल्कुल चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट रीजन के अंदर आएगा। आपने बताया बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, सेकेंड रीजन क्या है, लैक ऑफ प्रोटेक्शन एंड रिलीजियस प्रेशर। जिजिया टैक्स जो है वो आपके पास, इसका मतलब क्या था कि अगर हिंदूज, क्या चीज बेटा, अगर हिंदूज जो है वो प्रोवाइड करेंगे प्रोटेक्शन टू नॉन मुस्लिम्स। अब देखें, सॉरी, इसको मैं जरा पॉइंट को करेक्ट करूंगा।
जिजिया का मतलब क्या होगा? जिजिया का मतलब ये होगा कि अगर हिंदू जो है वो जिजिया टैक्स पे करेंगे तो उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी, प्रोटेक्शन टू नॉन मुस्लिम, राइट। बहुत सारे हिंदूज ने ये फील किया कि दैट उनको टैक्स देने के बाद भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। सही है। हुआ क्या, टैक्स देने के बाद भी रिस्ट्रिक्शन लग रही है हिंदू कल्चर पे और रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे। टेम्पल्स को क्या किया जा रहा है बेटा? टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है इन सम केसेस। एंड हिंदूज ने क्या किया? हिंदूज ने इस चीज को फेल किया कि ये हमें प्रेशराइज किया जा रहा है टू कन्वर्ट टू इस्लाम टू अवॉइड पेइंग जिजिया। जाहिर सी बात है, जिजिया टैक्स जो है वो नॉन मुस्लिम्स पे था, मुस्लिम्स पे नहीं था। अब आपका वाला पॉइंट जो है वो बेटा वो यहां पर आएगा। अब थर्ड पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल बर्डन एंड यूज ऑफ रेवेन्यू। फाइनेंशियल बर्डन एंड यूज ऑफ रेवेन्यू क्या है आपके पास? ये रीजन क्या बताता है आपको बेटा? ये रीजन आपको ये बताता है कि जिजिया जो था ये सम टाइम क्या होता था बेटा, हायर देन जक़ात। जो मुस्लिम जक़ात पे करे, इस्लाम कह रहा है मुस्लिम्स के जक़ात से ज्यादा जो है ये टैक्स होता था। तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो हम पर एक फाइनेंशियल बर्डन डाला जा रहा है बेटा। और जो जिजिया टैक्स से रेवेन्यू आता था उसको यूज किया जाता था डेक्कन वॉर्स के लिए। जब उसको डेक्कन वॉर्स के लिए यूज किया जा रहा है तो हिंदूज और गुस्सा हो कि ये तो मुगल एम्परर्स अपने लिए पैसे यूज करें। और रेवेन्यू जो है, इसका रेवेन्यू जो है वो रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए भी, इस्लामिक रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए भी यूज किया जा रहा होता था। बहुत सारे हिंदूज ने बिलीव किया कि दैट टैक्स डिड नॉट बेनिफिट देम, तो जिसकी वजह से आपके पास ऑपोजिशन टुवर्ड्स पॉलिसी जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये हमने क्या पढ़ा? ये हमने पढ़ा कि वाई हिंदू कम्युनिटी ऑब्जेक्ट क्या चीज? जिजिया टैक्स। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes. ओके। अब बेटा आपके पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ सकता है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाई वर द मराठास डिफीटेड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स। अब इसके लिए बेटा मैं क्या करूंगा, एक चीज ये करूंगा, मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपको बता भी दिया था कि मराठा एक हिंदू ग्रुप होता है, लेकिन नीचे एक 4 मार्क का क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है कि व्हाट वाज हु वर मराठास। तो हम जो है वो पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं कि दैट हमारा अगर कोई डाउट होता है या नहीं भी होता तो वो क्लियर भी हो जाए। अच्छा जी, वन मिनट बेटा। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब आपके पास 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि हु वर दी मराठास। मराठास बेटा किस ओरिजिन से थे? डेक्कन रीजन, साउथ इंडिया। अब बेटा ये एक मिलिट्री, एक मतलब एक ग्रुप था जिसके अंदर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर्स थे, एक मिलिट्री ग्रुप था और ये ब्रेव लोग थे और वॉर लाइक पीपल थे। वॉर्स वगैरह वो क्या करते थे बेटा, लाइक करते थे। बेटा शिवाजी जो थे वो फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर थे और उन्होंने ही मराठास को ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज मराठास और एस्टेब्लिश किया मराठा एम्पायर इन 1670। अब इनकी अगर मिलिट्री पावर की बात करें तो ये कितना स्ट्रॉन्ग थे बेटे, ये स्किल फाइटर थे। गोरेला वॉरफेयर थी, गोरेला टेक्टिक मैंने आपको बता दिया कि इनके बाद टैलेंट पर सरप्राइज अटैक करके भाग जाना, अपने एनिमीज को इतना टाइम ना देना कि एनिमीज इन पे रिवर्स अटैक कर सके। ये सरप्राइज अटैक करते थे, क्विक क्विक रिट्रीट्स करते थे। अब इसके बाद फर्दर एड ऑन करते हैं कि औरंगजेब ने क्या किया बेटा। औरंगजेब ने मराठास के अगेंस्ट जो है वो उसने फाइट भी किया और वो कॉन्फ्लिक्ट लास्ट करता है नियरली 25 ईयर्स के लिए, लेकिन औरंगजेब बेचारा फेल हो गया, राइट। एंड राइज ऑफ पावर, राइज ऑफ पावर की अगर मैं बात करूं कि मुगल एम्पायर जो है वो क्या होता है बेटा, मुगल एम्पायर वीकेंड हो जाता है एंड मराठास जो है वो एक्सपैंड करते हैं और इनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, दिन पर दिन बढ़ता रहता है। अब ऊपर जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसके भी 3 रीजन मैं आपको बेटा पढ़ाऊंगा। बेटा ये 4 मार्क क्लियर हुआ है या नहीं हुआ बेटा? इसको कंफर्म कीजिएगा प्लीज। Yes. Yes. ओके बेटा, ग्रेट। अब हमारे पास बात आती है बेटा कि व्हाट वर द मराठास, सॉरी, व्हाई वर द मराठास डिफीटेड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, या आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। तो बेटा पहला रीजन देख लेते हैं
पहला रीजन क्या है? लार्ज एम्पायर एंड वीक एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी, लार्ज एम्पायर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। अब लार्ज एम्पायर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो आफ्टर दी मुगल एम्पायर, जब मुगल एम्पायर वीक होता है तो मराठास क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं बहुत सारे फॉर्मर मुगल टेरिटरीज जो कि मुगल के कंट्रोल में थी, वो मराठास ने ले ली। और वो क्या करते हैं बेटा? मराठास जो है वो अपने एम्पायर को एक्सपैंड करते हैं, राइट? उनका एम्पायर क्या करता है? उनका एम्पायर जो है वो एक टाइम पे ऐसा आता है कि इतना बड़ा हो जाता है कि दैट इट देयर एम्पायर बिकम टू लार्ज टू गवर्न एंड डिफेंड इफेक्टिवली। तो बेटा ये जो उन्होंने अपने एम्पायर को क्या किया बेटा? वास्ट किया। अब देखें, जब उनकी वास्ट टेरिटरी होगी, वास्ट टेरिटरी में ऑब्वियसली उनको एक बड़ी मिलिट्री फोर्स भी रिक्वायर्ड होगी। अगर आप इतना एक्सपैंड कर रहे हो, आपके पास आर्मी भी होनी चाहिए और इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होने चाहिए, लेकिन वो मराठास के पास इतने खास नहीं थे, जिसकी वजह से उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा था कि वो प्रोटेक्ट करें अपने ऑल रीजन फ्रॉम एनिमीज। इसकी वजह से वो डिफीट हो गए मराठास। सेकेंड रीजन क्या है बेटा? सेकेंड रीजन आपके पास है इंटरनल वीकनेस एंड लैक ऑफ यूनिटी। अब इंटरनल वीकनेस एंड लैक ऑफ यूनिटी आपके पास क्या है बेटा? कि जो एक प्रॉब्लम ये थी कि इंटरनल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे मराठास के ग्रुप्स के अंदर ही, मराठा एम्पायर के आपस में ही जो है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, राइट? तो आपके पास क्या था बेटा? मैनी लोकल लीडर्स जो थे एंड पावरफुल जो फैमिलीज थी, वो बिकम मोर लॉयल। अब सवाल ये, वो किसके साथ लॉयल हुए बेटा? वो लॉयल हुए रीजनल रूलर के साथ। बेटा देखें, एक मराठा एम्पायर का क्या होता था? मराठा एम्पायर का हेड होता था और उसके नीचे अलग अलग लोग होते थे जो कि अलग अलग रीजन को जो है वो टेक केयर कर रहे थे, उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे। अब जो बहुत सारे लोकल लीडर्स थे और पावरफुल फैमिलीज थी, वो लॉयल हो जाती है रीजनल रूलर के साथ, अपने रीजनल रूलर के साथ। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इन प्यून मराठास की, उससे ज्यादा लॉयल जो है वो अपने रीजनल रूलर के साथ हो जाते हैं। क्यों बेटा? रीजन ये है कि वो जो रीजनल रूलर होता है ना, वो चाहता है कि, वो कहता है कि मराठा एम्पायर को छोड़ो, उसकी कोशिश होती है कि वो अपनी पावर, अपना एक ऑरा बनाए, राइट? तो ये क्या करता है? दिस लैक ऑफ यूनिटी रिड्यूस्ड किस चीज को? कि दैट अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कम हो जाती है एंड ओवरऑल जब आपस में यूनिटी नहीं होगी, मेन गवर्नमेंट को लोग जो है वो कोई, मेन गवर्नमेंट की कोई, सॉरी एक वर्ड यूज करूंगा, औकात नहीं रहेगी, तो ऑब्वियसली आपस में क्या होगा कि दैट ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द मराठा स्टेट क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी, राइट? फिर इसके बाद हम थर्ड रीजन को देख लेते हैं बेटा। थर्ड रीजन आपके पास क्या है बेटा? थर्ड रीजन मराठास के डिफीट का, डिफीट एट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, राइट? बेटा अगर हम बात करें कि डिफीट एट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, बेटा होता क्या है? इन 1761 अहमद शाह अब्दाली defeated the Marathas at the third battle of पानीपत। इसमें होता क्या है बेटा? कि 1000 ऑफ सोल्जर्स जो होते हैं, मराठा सोल्जर्स जो होते हैं और इंपॉर्टेंट कमांडर जो होते हैं, वो इस बैटल के अंदर क्या हो जाते हैं? किल्ड हो जाते हैं। तो बेटा ये क्या होता है? ये एक डिवास्टेटिंग डिफीट होती है जो कि ग्रेटली वीक करती है किसको? मराठास को और मिलिट्री पावर को, इनकी मिलिट्री पावर को। और इस अटैक के बाद और इस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जब मराठास को डिफीट मिलती है तो उनका डोमिनियन जो है वो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर खत्म हो जाता है। तो बेटा यहाँ पर अभी तक मैंने आपको 2 7 मार्कर के क्वेश्चन बता दिए कि ये पॉसिबल है। डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के 8 रीजंस, इंट्रोडक्शन एंड 2 4 मार्कर्स किए। बट अभी हमारी क्लास में टाइम बाकी है तो हम कुछ 4 मार्कर्स को कवर करेंगे कि जो 4 मार्कर्स आपके पास एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर आपके पास सवाल आ जाए, ये सवाल पॉसिबल है, एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, राइट? एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, हम एग्जामिनर को नहीं देखेंगे, राइट? हमने पूरा कोर्स करना। अच्छा जी, डिस्क्राइब द मुगल रूल। अब आपके पास सवाल आ जाए बेटा, स्टार्ट करते हैं इसको। बेटा जो मुगल एम्पायर था वो एस्टैब्लिश हुआ था बाय बाबर इन 1526 आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बेटा ये क्या होता है? ये आपके पास
it became one of the most powerful empires in the Indian subcontinent and ये rule करते हैं for many years. बेटा होता क्या है कि between आपके पास 1526 and 1707 आपके पास 6 मेजर मुगल एम्परर्स होते हैं फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब एंड एक्सपेंडेड द एम्पायर और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, राइट। और इस पीरियड के दौरान मुगल एम्पायर जो है वो रीच करता है अपने पीक जब औरंगजेब आता है एंड वो कंट्रोल करते हैं वास्ट एरिया ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और बेटा जब आपके पास औरंगजेब की डेथ होती है, कब बेटा डेथ होती है इन 1707, तो मुगल एम्पायर जो है वो बिगिन करता है टू डिक्लाइन, राइट। और इनके जो सक्सेसर्स होते हैं वो मोस्टली वीक, करप्ट और इनएफिशिएंट थे एंड ये जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे सच अ लार्ज एम्पायर इफेक्टिवली। तो इस पुअर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स हुए, फर्दर हमारे पास मुगल एम्पायर क्या हो जाता है बेटा, फर्दर मुगल एम्पायर हमारे पास वीक हो जाता है। आज मुगल पावर डिक्लाइन, तो आपके पास क्या होता है कि ब्रिटिश ग्रेजुअली इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस, राइट। फर्दर मोर मैं एड ऑन कर देता हूँ बेटा, आपके पास फाइनली आपके पास होता क्या है कि दैट the British replaced Mughal rule in 1858, bringing the Mughal Empire to an end. Okay जी, ये एक 4 मार्कर हो गया, जिजिया टैक्स हम कर चुके हैं बेटा। इसके बाद आपके पास सवाल आ सकता है 4 मार्कर के अंदर, who was औरंगजेब। औरंगजेब हमारे पास क्या था बेटा, औरंगजेब जो था ये आपके पास लास्ट ग्रेट रूलर था ऑफ द मुगल एम्पायर, राइट। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुगल एम्परर्स में से था। इसने गवर्न किया अपने एम्पायर को अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सेवरल रिलीजियस पॉलिसीज को, जैसे कि इन्होंने री इम्पोज किया जिजिया टैक्स को ऑन नॉन मुस्लिम एंड इन्होंने ऑर्डर किया कि डिस्ट्रक्शन की जाए ऑफ सम हिंदू टेम्पल्स एंड इन्होंने ट्राई किया कि दैट प्रैक्टिस ऑफ सती जो है वो रुक जाए। अब आपके सवाल होगा कि सर सती क्या होता है बेटा। अगर सती मैं आपको बताऊं, सती ये होता है कि अगर किसी जो है वो कोई हिंदू खातून हो, उसकी डेथ हो जाती थी, सॉरी एक हिंदू खातून हो, उसके हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो उस खातून को उसके हस्बैंड के साथ ही क्या कर दिया जाता था, बर्न कर दिया जाता था। तो इस चीज को औरंगजेब ने क्या किया, स्टॉप करने की कोशिश की एंड इन्होंने इंट्रोड्यूस किए इस्लामिक लॉज इन द एम्पायर और इन्होंने बैन किया ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल को। इन्होंने वॉर्स की अगेंस्ट मराठास और वो वॉर लास्ट करती है फॉर 25 इयर्स एंड वॉर प्लेस करती है हैवी बर्डन ऑन द एम्पायर रिसोर्सेज बिकॉज 25 साल के लिए लड़ना कोई आसान बात नहीं होती, पैसा लगता है, लोग मरते हैं, सारी चीजें होती हैं। और एम्पायर जो है वो मुगल एम्पायर औरंगजेब जो है वो मरता है 1707 में एंड आफ्टर हिज डेथ द मुगल एम्पायर ग्रेजुअली वीकेंड एंड लॉस्ट स्टेबिलिटी। और आपको पता है कि 150 इयर्स जो है वो लगे थे पूरा टोटल खत्म होना है। ओके, अराउंड हम कह सकते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास 4 मार्क का एक और क्वेश्चन आ जाता है बेटा, वो क्या है आपके पास, व्हाट वाज द मनसबदारी सिस्टम। अब मनसबदारी सिस्टम क्या होता है बेटा, मनसबदारी सिस्टम जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ऑफ मुगल्स। बेटा होता क्या है, ये औरंगजेब करता है, औरंगजेब ये सिस्टम लेकर आता है। औरंगजेब जो है वो एम्पायर को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर देता है, जैसे कि ईस्ट, जिसके फॉर एग्जांपल हम कराची की बात करते हैं, कराची का ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया, साउथ हो गया, इस तरीके से। तो ये एम्पायर के भी जो है वो अलग अलग जो है वो डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, राइट। अब इन्होंने क्या किया, मनसबदार, मनसबदार कौन होते हैं, ये इन्होंने ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जो कि हर डिस्ट्रिक्ट को जो है वो मैनेज कर रहे थे, उनका काम था मैनेज करना, उस डिस्ट्रिक्ट से टैक्सेस कलेक्ट करना और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज देना। इनका इस चीज का पर्पस क्या था कि भाई क्यों मनसबदार को जो है वो अपॉइंट किया गया, कि बेटर कंट्रोल किया जाए और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, देखें प्रॉब्लम हमारे यहाँ करप्शन की बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम ये हुई बहुत सारे मनसबदार जो है वो करप्ट हो गए, राइट, मिस यूज किया गया जो टैक्सेस जो है वो कलेक्ट किए गए और पर्सनल बेनिफिट ओवर स्टेट इंटरेस्ट। रिजल्ट क्या हुआ बेटा, रिजल्ट आपके पास ये हुआ कि जब करप्शन हुई तो ऑब्वियसली जो मुगल्स की इकोनॉमी होती है, पैसा होता है, उसमें कम पैसे आए
फाइनेंशियल कंडीशन क्या हो गई बेटा, वीक हो गई। ये इम्पैक्ट करता है मुगल एम्पायर पे, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर वीक होता है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, तो जो कि कंट्रीब्यूट करता है टू दी एम्पायर्स डिक्लाइन, राइट। फिर इसके बाद एक और 4 मार्कर बेटा आपके पास आ सकता है। वो 4 मार्कर क्या है बेटा, वो है हु वाज शिवाजी। अब शिवाजी महाराज, राइट, आपके पास ये कौन थे, फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। इनकी आइडेंटिटी क्या थी बेटा, ये फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर थे और फेमस हिंदू लीडर थे। अब इनका मिलिट्री रोल की बात करें, गोरिल्ला वॉरफेयर आपको बताया, सरप्राइज अटैक करते थे, क्विक रिट्रीट्स करते थे। बेटा इनका कल्चरल रोल क्या था, मतलब इन्होंने मराठा एम्पायर के अंदर क्या किया बेटा, इन्होंने रिवाइव किया हिंदू कस्टम और वैल्यूज को, मतलब उनके रिलीजन को, उनके कल्चर को वैल्यू किया। बेटा इनका कॉन्फ्लिक्ट क्या था, कॉन्फ्लिक्ट मुगल्स के साथ था, और इन्होंने फाइट किया, फॉर्ट मुगल्स 1657 से लेके 1668 तक, और चैलेंज किया मुगल अथॉरिटी को। स्ट्रॉन्ग इनका इन्फ्लुएंस था इन डेक्कन। लेकिन आपके पास एक आगरा इंसिडेंट होता है। आगरा इंसिडेंट क्या होता है कि मुगल्स इनको अरेस्ट करते हैं 1665 में, इनको आगरा लेकर जाते हैं, लेकिन एक बहुत ही क्लेवर आदमी था, ये वहां से क्लेवरली जो है वो भाग जाता है, और भागने के बाद इसने मराठास के पावर को और स्ट्रेंथ दी और बिल्ड किया एक मराठा स्टेट। अब देखें, मरेगा ऑब्वियसली एक ना एक दिन, और ये लेगेसी छोड़ के गया था। बेटा ये मरता है, डाइड इन 1680, एंड इन्होंने बहुत सारे मराठास को जो है वो इंस्पायर किया था, और इनका इन्फ्लुएंस था फॉर मेनी ईयर्स, राइट। ये मराठास वाला पार्ट भी जो है वो बेटा हमने किया हुआ है, राइट। इज दैट क्लियर और नॉट। ये मराठास के जो आपके पास पॉइंट था, जो मराठास के बारे में मैंने आपको बताया था, इसको थोड़ा सा और एड ऑन कर देता हूँ मैं आपको, कि मराठास हमने यहाँ तक कर लिया था कि औरंगजेब और आपके पास राइस मुगल, ये पूरा हमने डिटेल कर ली थी, राइट। अब हम बात करते हैं बेटा, Yes. एक मिनट बेटा, आपके पास स्क्रीन शो हो रही है, Sorry. स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, अच्छा जी। अब हम बात करते हैं इनकी मिलिट्री पावर की, मराठास की। ये मराठास का वो वाला पार्ट है जो 4 मार्केट में हमने किया बेटा, तो उसका आगे का पार्ट है। इनके मिलिट्री पावर की बात करते हैं कि इनको दिल्ली की सक्सेस कैसे मिलती है। बेटा विक्ट्री नियर दिल्ली कौन से ईयर में होती है, इनको नियर दिल्ली विक्ट्री होती है, ये बात याद रखिएगा। ईयर 1737 में इन्होंने डिफीट किया अ लार्ज मुगल आर्मी, जो कि शो करता है इनको एक ग्रोइंग मिलिट्री स्ट्रेंथ। लेकिन फिर क्या होता है, ये एक टाइम ऐसा आता है कि ये दिल्ली को कंट्रोल कर लेते हैं इन लेट 1750s, और ये आपके पास जो है बिकम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन इंडिया। लेकिन इनका डिक्लाइन कैसे होता है मैंने आपको ऊपर बता दिया था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली ने इनको डिफीट किया था, राइट। अच्छा जी, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी मैंने आपको एड ऑन कर दिया। अब सवाल ये कि आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज अहमद शाह दुरानी, राइट। अहमद शाह दुरानी की अगर मैं बात करूं, तो अहमद शाह दुरानी, इनको अहमद शाह अब्दाली भी कहा जाता है, जो कि आपके पास क्या है बेटा, बॉर्न हुए थे 1722 में अफगानिस्तान के अंदर। इनकी पोजीशन क्या थी, ये अफगान कमांडर थे, रूलर थे, और ये फाउंडर ऑफ दुरानी एम्पायर थे। इनकी इन्वेजन, इन्होंने इन्वेजन कब की है बेटा, 1747 से 1769 तक इन्होंने 10 इन्वेजन किया ऑफ इंडिया, राइट। और बैटल ऑफ पानीपत में इन्होंने क्या किया, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में मराठास को डिफीट किया, डिस्ट्रॉय किया मराठास की पावर को, और मराठास की डोमिनियंस को खत्म किया। इनकी डेथ होती है 1772 में कंधार के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, राइट। और पंजाब में अटैक्स होते हैं 1747 से 1753 तक, 3 इंपॉर्टेंट अटैक्स होते हैं, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन होती हैं, एंड मुगल एम्पायर जो है वो आपके पास वीक हो जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा, यस और नो? Yes. ओके बेटा, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, और